इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 और इस यूनिट का नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंडर जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल के अधीन गति। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कोई भी मोशन जो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत अगर होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम लोग इस पूरे यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक हैं इस यूनिट नंबर 7 में, सब हम लोग बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। टॉपिक है सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल। अब देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप लोगों को काफी डिटेल में एग्जांपल से समझाएंगे। ए सेंट्रल फोर्स इज डिफाइंड एज ए फोर्स whose line of action always passes through a given center or fixed point and whose magnitude depends only upon the distance from that fixed point। यानी केंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जिसकी कार्य रेखा सदैव किसी केंद्र यानी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है तथा उसका परिमाण सिर्फ उस केंद्र यानी फिक्स्ड पॉइंट से दूरी पर ही निर्भर करता है। अभी आप लोग बने रहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट ओ पे, और यहाँ पे ये कोई पार्टिकल पी है जो कि एक फोर्स के अंडर में मान लीजिए गति कर रहा है, और वो फोर्स जो इस पार्टिकल पे लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये सन है, सन यानी सूर्य, और जो पृथ्वी होती है हमारी अर्थ, वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो सन होता है वो उस इलिप्स के किसी एक ऑर्बिट पे, किसी एक फोकस पे होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, ये चक्कर लगा रहे। तो जब अर्थ यहाँ पे है तो जो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से ये होगा। लेकिन यही अर्थ मान लीजिए गति करते करते यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे जो फोर्स दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से होगा। अगर वही अर्थ मान लीजिए इस ऑर्बिट के, इलिप्टिकल ऑर्बिट के यहाँ पे आ जाए, तब इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। यानी एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों पिंड यानी सूर्य और पृथ्वी यानी सन और अर्थ के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है। और ये जो फोर्स लगता है, ये बल लगता है, वो दोनों के बीच के दूरी पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है, नो डाउट। वो जो मास है यहाँ पे अगर उसको फिक्स कर दिया जाए तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा और वो इनके बीच का डिस्टेंस यानी दूरी। तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे ए सेंट्रल फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ओनली एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। यानी कोई भी फोर्स यानी जो डिस्टेंस का फंक्शन है उसमें एक्सप्रेस्ड होता है केवल और केवल उसमें, तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये है वो फिक्स्ड पॉइंट, ये है पार्टिकल, जो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा। ठीक, वो बाहर की ओर या अंदर की ओर वो चाहे भी हो उसका डायरेक्शन, बट लाइन ऑफ एक्शन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा। और ये जो फोर्स है इसका जो वैल्यू है वो डिस्टेंस का फंक्शन होगा केवल और केवल उसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल फोर्स को हम लोग हमेशा इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एफ आर क्या है, ये फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जो डिस्टेंस आर पे निर्भर करेगा। अगर वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा तो यही एफ आर निकल के आता है, वो आता है 1/r²। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आप लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू G m1m2 यहाँ r² होता है। तो अगर आप ये बाकी सब देखिए, अगर इसको कांस्टेंट रखें तो f इज इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ r। ठीक, और यहाँ पे ये अगर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ r कैप भी होगा, तो एफ आर इंटू आर कैप, इन सबको कांस्टेंट रखिए। तो यहाँ पे जो एफ आर आ रहा है ये क्या आ रहा है 1/r²। ठीक,
तो ये 1/r² है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये जो 1/r² आ रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ r। ठीक, r का फंक्शन है ये क्वांटिटी। और r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, यानी दोनों पिंडों को जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वो भी केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स का उदाहरण होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल हो गया और ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब हम लोग कुछ सेंट्रल फोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि केंद्रीय बल का परिमाण सिर्फ दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, यानी केंद्रीय बल की कार्य रेखा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला पॉइंट है, ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, जो केंद्रीय बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। वैसे भी आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सभी के सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्लियर। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है, या यूं कह लीजिए जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, संरक्षी बल तो आप लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, उसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अगर कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, भले ही वो सेंट्रल फोर्स क्यों ना हो, तो ऐसे में हम लोग उस फोर्स को निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यानी कोई फोर्स होगा तो उससे कोई ना कोई एक पोटेंशियल जुड़ा होगा, पोटेंशियल फंक्शन। उस पोटेंशियल फंक्शन का हम लोग निगेटिव ग्रेडियंट ले लेंगे तो वो फोर्स हमको मिल जाएगा। और कोई भी अगर सेंट्रल फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव होगा, और अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो उसका कर्ल हमेशा जीरो आएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्क डन अंडर सेंट्रल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये आप लोग तो जानते हैं, ये तो वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। अब चूंकि सेंट्रल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यही कारण है कि सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो भी पथ पे निर्भर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, यानी केंद्रीय बल के अधीन जो गति होता है उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है, और ये आपके एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि प्रूफ करिए अगर कोई मोशन, अगर कोई गति सेंट्रल फोर्स के अंडर में हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जो है वो कंजर्व्ड रहता है, या यूं कह लीजिए कांस्टेंट रहता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ऊपर का ये जो स्टेटमेंट था इसका प्रूफ ऑलरेडी हम लोग पहले दूसरे यूनिट में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, in a central force motion एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अनदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी केंद्रीय बल के अंतर्गत होने वाली गति में क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। ये क्षेत्रीय वेग को हम लोग एरियल वेलोसिटी कहते हैं, और ये केपलर का सेकेंड लॉ भी है। केपलर का सेकेंड लॉ जो है वो प्लेनेटरी मोशन से जुड़ा हुआ है, और चूंकि प्लेनेटरी मोशन जो होते हैं वो खुद ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है। यही कारण है कि उस केस में जो वहाँ पे केपलर ने सेकेंड लॉ में बोला था कि ग्रहों का जो क्षेत्रीय वेग होता है, यानी ग्रह जब सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो उनका जो क्षेत्रीय वेग होता है वो अचर रहता है। वो केपलर के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे हम लोग इसको इस रूप में पढ़ेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ए प्लेन। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका टर्म, कि केंद्रीय बल के अधीन होने वाली गति सदैव एक समतल तल में बंधी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर किसी प्रकार का मोशन, जैसे वही ले लीजिए सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति है,
वो जो गति होती है वो सदैव एक समतल तल में बंधी होती है, जुड़ी होती है उससे। ठीक, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये इतने कुछ पॉइंट थे सेंट्रल फोर्स से जुड़े हुए, और आई होप आपको सेंट्रल फोर्स समझ में भी आ गया होगा। ये सेंट्रल फोर्स को इस प्रकार से ये डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये सिंबल आप इसको याद रखेंगे। किसी भी सेंट्रल फोर्स को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, ये डायग्राम एक समझाने के लिए। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में डिस्कस करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको और भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोग ये कवर कर रहे हैं यूनिट 7, इससे पहले के भी सारे यूनिट कवर किए जा चुके हैं। ये सारे वीडियोस आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट बने हुए हैं हमारे चैनल पे यूनिट वाइज। जैसे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में टोटल 8 यूनिट हैं, 4 यूनिट आप लोग जानते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का और 4 यूनिट न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। तो शुरू के 4 यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स के हो गए हैं, फिर उसके बाद न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी हम लोग जल्दी से पूरा कवर कर लेंगे। तो इनके सारे वीडियोस जो हैं यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे सभी यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और आपको वहाँ पे सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।